एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे प्रलय मिसाइल की। आपको पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका आज ट्रायल किया गया। 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। युद्ध क्षेत्र में छोटी दूरी की मारक क्षमता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की हमें मिसाइल की आवश्यकता थी, पर इसमें कुछ खास बात है जो कि इसको अन्य बैलिस्टिक मिसाइल से डिफरेंट बनाती है। असल में ये क्वैसी बैलिस्टिक पाथ फॉलो करता है, मतलब अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग लॉन्च करते हैं तो वो ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद ड्रॉप होता है, तो एक कर्व बनता है। पर ये एक कर्व बनाने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसका पाथ, जिससे कि इंटरसेप्टर मिसाइल अगर कोई आकलन करती है कि ये मिसाइल कहां पर पहुंच रही होगी, जिसको कि हमको इंटरसेप्ट इसको करना पड़े, तो कहां पर ये टारगेट पहुंचेगा, तो उसको चकमा देने के लिए इस प्रकार की मिसाइल बनाई गई है। वैसे तो न्यूज में हर जगह ये छाया हुआ है कि इसका पहला ट्रायल किया गया है, पर अल्फा डिफेंस के मुताबिक एक चीज उन्होंने इसमें देखी है, इसकी इमेज में देखी है कि इसमें प्रलय PR2 लिखा हुआ है, यानी कि ये दूसरा ट्रायल है इस मिसाइल का। कहा जाता है कि 2018-19 में भी एक बार ट्रायल करने का प्रयास किया गया था। खराब मौसम के कारण इसको ट्रायल नहीं किया गया था। बहुत समय से ये सोचा जा रहा था कि कब ये लॉन्च होगा। आज ये लॉन्च हुआ, तो क्या उस समय ये ट्रायल हुआ था या ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रायल पहला ना रहा हो जिसमें कि बहुत ज्यादा टेस्टिंग ना हुई हो, तो इसलिए इसको पहला ट्रायल माना जा रहा हो मीडिया के मुताबिक। पर इसमें जो PR2 लिखा हुआ है इसके मुताबिक ये दूसरा मिसाइल है इस कड़ी का। बात कर लेते हैं रफेल की। आपको पता है कि ऑफसेट होना था रफेल डील में, जिसमें कि सैफरन, डासो और थेल्स के द्वारा अलग अलग कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी या भारत में इन्वेस्टमेंट करना था। इसमें MBDA भी वो कंपनी है जिसको ऑफसेट करना था भारत के अंदर। MBDA आपको पता है कि मेटेओर जैसी मिसाइलें बनाती है, जनरली ये मिसाइलें ही बनाती है। तो भारत में मिसाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनीज को इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना था, जिसमें कि BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये मुख्य कंपनीज थी। तो इसके ऑफसेट में अभी तक देरी की गई है और कल मैंने आपको बताया था कि 185 मिलियन यूरोस का फाइन लगाया गया है पूरे इस डील में। उसमें MBDA पे कहा जा रहा है कि 1 मिलियन यूरो का फाइन लगाया गया है। ये फाइन, मैं जैसा पहले कहा था कि ये सिंबॉलिक है, अभी उनसे काम लेना है, ऑफसेट करवाना है। इस फाइन का विरोध MBDA के द्वारा दर्ज कराया गया है, प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है। हो सकता है ये फाइन वापस में लौटा दिया जाए और MBDA जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो ऑफसेट करना है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, वो जल्द से जल्द करे, इस प्रकार का इसीलिए सिंबॉलिक फाइन उन पर लगाया गया है। वहीं पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी अर्जेंटीना में है उसका एक इंस्टाग्राम पेज है, उस पर एक फोटो निकल कर सामने आई जिसमें कि ये लिखा हुआ पाया गया कि पाकिस्तान अर्जेंटीना को भी F-17 नहीं बेच पाएगा, क्योंकि जो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट है उसको चेंज होना चाहिए ताकि क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बढ़ सके विदेशों में। और उन्होंने कहा कि डिप्लोमेट हर चीज के लिए रीजन नहीं होते हैं, कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट भी रीजन होती है। ये फोटो उसमें लिखकर निकलकर सामने आया। बाद में अर्जेंटीना में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके द्वारा जो ट्विटर हैंडल चलाया जाता है उस पर यह कहा गया कि उनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो हैक हो गई थी और तब इस तरह की फोटो निकलकर सामने आई थी। तो मुझे लगता है कि किसी खारकाय अधिकारी ने या ट्विटर हैंडलर ने इस प्रकार की चीजें कर दी जिसको तनख्वाह उसकी मिली नहीं थी और इनको ये बहाना बनाना पड़ा कि ये हैक हो चुकी है। वही बात कर लेते हैं आर्मर्ड इंजीनियरिंग रिकॉनेसेंस व्हीकल की, जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है। DRDO के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। हमारे सेना प्रमुख के द्वारा इसको बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप को सौंप दिया गया और एक तरह से इसको इंडक्ट कर लिया गया है। इस व्हीकल का काम यह है कि आगे आने वाले बाधाएं, जैसे कि कहां पानी भरा हुआ है, कहां दलदली इलाका है, उसकी जांच कर सके, उसको पहले ही कमांडर को यह बता सके कि यहां पर आगे रास्ता खराब है, तो फिर उस रास्ते को सही करने के लिए जो कदम है या रास्ता चेंज करने के लिए जो कदम है वो उठाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा किया गया है और इसमें जो रडार वगैरह लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा हुआ है, वो BEL के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यानी कि 2 ग्रुप के द्वारा इसका पूरी तरह से निर्माण भारत में ही किया गया है और DRDO के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। आपको पता है कि बांग्लादेश और म्यांमार में खटपट रहती है। 1970 के समय में जब म्यांमार के लोगों ने रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार के भगाया था, तब ये बांग्लादेश में शरण लिया और उसके बाद धीरे धीरे लीक होते हुए भारत पहुंच चुके हैं और हमने देखा है कि कई रोहिंग्या भारत में घूमते पाए जाते हैं। जब इनको वापस भेजा जाता है तो भारत में विरोध और मुस्लिम विरोधी भारत की नीतियां होने का आरोप लगाया जाता है। पर उसने विश्व कम्युनिटी से ये आग्रह किया है कि म्यांमार को स्ट्रांग ना बनाए, उनको हथियार ना बेचे, ताकि
उन पर दबाव बन सके और वो बांग्लादेश की बात माने। हमने देखा है कि चीन, रशिया, भारत, इसके आसपास के और देश म्यांमार को लगातार हथियार बेच रहे हैं। इसी के एवज में और इसी के विरोध में बांग्लादेश भी हथियार खरीदता है और मेनली चाइना के द्वारा बांग्लादेश को भी हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बांग्लादेश अपने आप को नहीं देख रहा है, वो तो खुद भी हथियार ले रहा है। वही बात कर लेते हैं श्रीलंका और चीन के रिश्तों की। चीन के सामने श्रीलंका किस प्रकार से हताश हो चुका है और किस प्रकार से कमजोर है, वो इस घटना से हमें पता चलता है। $6.7 मिलियन का एक कंपनसेशन ये चीनी कंपनी को दे रहे हैं। आपको पता है कि चीनी फर्टिलाइजर कंपनी के द्वारा श्रीलंका में फर्टिलाइजर भेजा गया था जो कि गड़बड़ था, मानकों के विरुद्ध था और इसके द्वारा उनकी पूरी फसल नुकसान हो रही थी। तब भारत ने फर्टिलाइजर वहां भेजा था और उनके किसानों की मदद की थी, श्रीलंकन किसानों की मदद की थी। श्रीलंका की कोर्ट ने यह कहा था कि इस कंपनी को पेमेंट ना किया जाए। तब चीन की सरकार ने श्रीलंका के उस बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया था जिसके द्वारा चीनी कंपनी को पेमेंट करनी थी और ये सब मामला अटका हुआ था। चीनी कंपनी ने कहा कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन में वो जाने ही वाले थे, पर तो श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला रफा दफा करें और $6.7 मिलियन का चीनी कंपनी को भुगतान करें और उनसे कहें कि अब मानकों के साथ फर्टिलाइजर बनाएं और तब जाके श्रीलंका को भेजें। इस प्रकार से वो रफा दफा उनको करना पड़ा क्योंकि उनको पता था कि आर्बिट्रेशन में जाने की श्रीलंका की औकात नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे वैसे लगेंगे और बहुत ज्यादा इसमें समय नुकसान हो जाएगा। चीन और क्रुद्ध हो जाएगा श्रीलंका पर। तो इस प्रकार की स्थिति चीन बना देता है जब वो किसी देश में प्रवेश करता है। पाकिस्तान की स्थिति तो ऑलरेडी ऐसी हो चुकी है। एक वीडियो निकलकर सामने आई है, लिंक मैं आपको दे दूंगा क्योंकि हो सकता है वीडियो को लगा भी दूं पर लगाने पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। उसमें पाकिस्तानी के द्वारा ही, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के द्वारा ही ये कहा जा रहा है कि जब OIC की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही थी तो OIC के मेंबर देशों ने या सऊदी अरेबिया ने मुख्यतः यह कह दिया था कि कश्मीर वाला कोई भी राग नहीं अलापेगा। खारजा का पाकिस्तान में इजलास हुआ, उसमें हमने अफगानिस्तान पे बहस की, अफगानिस्तान के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहा और उसके बाद ये सख्ती से मना था कि उस इस्लामी सरबराही वज़रा खारजा कॉन्फ्रेंस में कोई आदमी गलती से भी, भूल के भी कश्मीर के मसले का जिक्र नहीं करेगा। 54 लोगों का इजलास ममालिक को इनवाइट किया गया, 12 के वज़रा खारजा आए, बाकी के छोटे डिप्टी वज़ीर खारजा या सेक्रेटरी आए हैं और इस इजलास में मुमानियत थी, कश्मीर का जिक्र नहीं होगा और बुनियादी तौर पर यह चंदा इकट्ठा करने की मुहिम थी जिसमें सऊदी अरब ने कुछ पैसा डाला और किसी मुल्क ने कोई कमिटमेंट भी नहीं की। और ये जो दाद के डोंगरे बन जाए जा रहे हैं, जो PTI वाले हैं, उन्हें असल हकीकत का इल्म होना चाहिए। ये जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो OIC की सरबराह कॉन्फ्रेंस करवाई थी। आप अपने घर में सबको बुलाते हैं और कश्मीर का जिक्र नहीं करते तो फिर गद्दार कौन हुआ? फिर आपको क्या मजबूरी थी? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद था आपके मुताबिक, एक लफ्ज भी नहीं कहा, कोई लॉबिंग नहीं की, कोई दूसरे वज़रा खारजा से बात नहीं की, खुद नहीं बात कर सकते थे, आपके ऊपर प्रेशर है, किसी और से करवा लेते। फलस्तीन का भी जिक्र हो गया, अजरबैजान का भी जिक्र हो गया, नहीं जिक्र हुआ तो सिर्फ कश्मीर के मजालिम का जिक्र नहीं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आप उसको बड़ा हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जोड़ लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।